नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संदीप बजोरिया, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और केंद्र सरकार ने कहा है कि खाने के तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। और जब से सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, राज्यों को ये कहा है कि आप कारोबारियों से, मिलर से और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तिलहन के स्टॉक की जानकारी लें। उसके बाद से कीमतों में गिरावट आई है और ये दावा किया है कि 14 सितंबर को खत्म हफ्ते में पाम तेल का थोक भाव 2.5% घटा है। और इसके अलावा सूरजमुखी तेल का भी भाव यहाँ पर कम हुआ है। और इसके अलावा सरसों तेल में भी करीब 1% तक की गिरावट यहाँ पर आई है। तो ये दावा किया गया है। और इम्पोर्ट ड्यूटी में भी सरकार ने लगातार कटौती की है, उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिखा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं। बजोरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर कि थोक में तो दाम कम हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है, रिटेल में कब इम्पैक्ट आएगा सर? खुदरा बाजार में तेलों के दाम कब कम होंगे? मृत्युंजय जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम तो अच्छे लिए थे, लेकिन अब परसों एक रात को जो कदम लिया उसमें जो टैरिफ वैल्यू फ्रीज कर रखी थी उसको $100 बढ़ा दिया। तो वो $100 बढ़ने से ड्यूटी जो है वो आप समझ के चलिए $25 बढ़ गई। तो एक तरफ उन्होंने $55 ड्यूटी कम करी और ये टैरिफ बढ़ाने से $25 बढ़ गई। तो थोड़ा लेफ्ट हैंड को राइट हैंड क्या कर रहा पता नहीं, ऐसी वाली बात हो गई। ये बात थोड़ा मार्केट को अनएक्सपेक्टेडली आया है। तो इस कारण से जो मार्केट में गिरावट आ रही थी वो गिरावट रुक गई। और तो गिरावट ₹2 किलो की आई, 2-2.5 रुपए किलो की, लेकिन ₹5 किलो तक आ सकती थी यदि ये कदम नहीं, ये तारीफ नहीं बढ़ाते तो। लेकिन अब जो है तो है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि रिटेल में उस चीज का ट्रांसलेशन जो है वो हो रहा है, मतलब स्लो होता है, बट वो डेफिनेटली होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल में ये जो होलसेल का रिडक्शन है प्राइस का वो ट्रांसफर होगा। और ऊपर से एक और बात है कि फॉरेन मार्केट जो है अभी थोड़े से मतलब थक गए हैं वो भी। अभी तो रिएक्शन फॉरेन मार्केट में भी थोड़ा आना शुरू हो गया। आज पाम ऑयल हम देख रहे हैं करीबन 2.25% मलेशियन मार्केट में गिरा है। और सोयाबीन ऑयल भी कल रात को 2-3% गिरा था। तो ये सब देखते हुए अब लग रहा है कि जहाँ तक तेजी की साइड वाला मसला है ये अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। अब इस मार्केट को तेजी होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सीड में भी हम देख रहे हैं, सोया सीड भी अभी 63 के ऊपर चल नहीं रहा है। अक्टूबर का सीड, नवंबर का सीड 6000 के नीचे है। सरसों सीड भी आज ₹150 डाउन है। स्टॉक लिमिट, ये सब भी इश्यूज हैं। तो अब ये समझ के चलिए मार्केट में मार्केट और गिर सकता है और ₹2-3 किलो का मार्केट में गिरावट और आ सकती है। और वो पॉसिबिलिटी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में डेफिनेटली हो सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रिटेल में कुछ दाम अभी और कम हो सकते हैं। लेकिन सर बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल अभी भी तिलहन के बहुत मजबूत हैं, सरसों का स्टॉक है नहीं, नई फसल मार्च के आसपास आएगी और तब तक के लिए उतना स्टॉक है नहीं और इसीलिए लगातार दाम बढ़ भी रहे थे। सोयाबीन की क्रॉप में कुछ देरी बताई जा रही है। सरसों की बुआई में ये कहा जा रहा है कि मानसून चूंकि आगे तक खींच रहा है, बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि वहां पर जो पहले बात हो रही थी कि सरसों की बुआई पहले शुरू हो जाएगी, वो भी शायद ना हो पाए, टाइम पे हो या कुछ डिले ही हो जाए। तो इन खबरों का कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्या आगे प्राइस के ऊपर? देखिए, गवर्नमेंट ये रेपसीड मस्टर्ड ऑयल की भी इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम करने का बात उनके विचाराधीन है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3-4 दिनों में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो जो रेपसीड ऑयल की, सनफ्लावर की और सोया की और पाम की ड्यूटी कम हुई थी और रेपसीड कनोला की ड्यूटी कम नहीं हुई थी, हो सकता है वो भी सेम लाइन पे 38.5 से 24.75% पे आ जाए। ये पॉसिबल है नेक्स्ट 4-5 दिनों में। सो डेफिनेटली वो एक प्रेशर करेगा रेपसीड पे। जो आप लोकल फैक्टर्स कह रहे हैं वो मैं आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है कि कोई चीज इतनी ऊंची जाने बाद और रेपसीड और सोयाबीन और रेपसीड और पाम ऑयल में इतना बड़ा गैप हो गया है कि जब इतना बड़ा गैप होता है ₹40 किलो का, ₹50 किलो का, तब डेफिनेटली डिमांड भी कोई चीज की अफेक्ट होती है।
वो हम रियलाइज नहीं करते हैं। सप्लाई साइड ही ओनली देखा नहीं जाएगा, हमें डिमांड साइड भी देखना पड़ेगा, और इतने बड़े गैप में फिर उस तेल का मूवमेंट होना बहुत ईजी नहीं होता है, तो ये बात भी फैक्टर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल सब देखते हुए हमें लग रहा है कि अभी तेलों में 2-3 रुपए किलो की मंदी आ सकती है। ये बात हमको समझ के चलना पड़ेगा, और हमारे हिसाब से तो अभी तेजी का व्यापार करने की खास गुंजाइश बची नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी कुछ कमज़ोरी कीमतों में और आ सकती है, क्योंकि सारे फैक्टर थोड़े से नेगेटिव हुए हैं प्राइस के लिहाज से, और कंज्यूमर के लिहाज से इसे आप पॉजिटिव कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तेल और तिलहन पर अपनी राय देने के लिए। अजय जी, अब आप बताएं कि सोया तेल में अब क्या ट्रेड लिया जाए अभी? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली अगर हम देखा जाए तो उम्मीद तो यही थी कि प्राइजेस के अंदर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चालू किया तो डेफिनेटली प्राइजेस में गिरावट आएगी, बट हम देख रहे हैं वो उतना मटेरियल फॉल नहीं आया। जैसे बाजोरिया जी ने भी कहा कि एक तरफ से हम ले रहे दूसरी तरफ से दे रहे हैं, तो एक मिक्स व्यू बन गया है मार्केट में। तो सोया रिफाइन में मुझे लगता है कोई ऐसा पहले हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़ा फ्री फॉल आ जाएगा, क्योंकि सितंबर मंथ हिस्टोरिकली भी देखे तो सप्लाई बढ़ती है इसमें, बट मलेशिया में अभी भी हमने देखा कुछ लेबर कंसर्न रहा, तो आई थिंक मार्केट में कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं रहेगा। 1310 1315 के करीब लेके चलिए, जब तक प्राइजेस 1290 1300 के ऊपर मेंटेन है, प्राइजेस 1340 45 का लेवल फिर से रीगेन कर जाएगा। जो पहले उम्मीद थी कि प्राइजेस में बड़ा मटेरियल फॉल आएगा, वैसा कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट 1300 से 1350 का जो दायरा है वो मेंटेन रहेगा अक्टूबर महीने के लिए। अच्छा, तो ये अक्टूबर तक के लिए आपकी राय है कि मार्केट का ये रेंज रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में कल बहुत तेज़ गिरावट आई थी। 800 रुपये तक दाम गोल्ड के कम हो गए थे और चांदी में 2200 रुपये की गिरावट आई थी। इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव एक बार फिर से नीचे है, 31 रुपये की कमजोरी है और 46,045 का लेवल है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं कि अचानक इतनी गिरावट आ गई क्योंकि अमेरिका में जो आंकड़े आए वो अच्छे आंकड़े थे रिटेल सेल्स के, उससे ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ गई, लेकिन अब आप बताएं कि क्या 46 के नीचे भी मार्केट आने की गुंजाइश है अभी? नमस्कार मृत्युंजय जी, ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव न्यूज था, इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये दिस इज द राइट टाइम मेरे को ऐसा लगता है गोल्ड खरीदने के लिए। यहाँ से बहुत ज्यादा मेरे को डाउनफॉल नहीं दिखता है। आपको हर इंसान या जितने यहाँ पे इंडिया में गोल्ड खरीदी में अभी जुट गया है, और आप एक देख सकते हैं कि जो हमारे अगस्त का इंपोर्ट का भी जो फिगर्स आए हैं, पिछले साल 62 टन से जो अभी 122 टन होके आए, मतलब इतना बड़ा ग्रोथ है। एक्सपोर्ट में भी इतना ग्रोथ है। पूरे वर्ल्ड वाइड में ग्रोथ जो गोल्ड का सेल है वो पीक लेवल पे है, केवल साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप छोड़ दें तो मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ से गोल्ड में अच्छी सुधार दिखेगी। इस साल के एंड तक मैं यहाँ से 6 से 7 हजार रुपए तक का गोल्ड में उछाल देख रहा हूँ, और यहाँ से डाउन साइड मैक्सिमम 500 से 1000 रुपया बहुत ज्यादा हो गया, तो क्योंकि गोल्ड की ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। और इंडिया में तो अभी आप जानते हैं श्राद्ध का सीजन शुरू होने वाला है 2-3 दिन बाद। उसके पहले हर दुकानों में अच्छी पकड़ बैठी हुई है। मैरिज सीजन की खरीदी पूरी कर रहे हैं लोग। कोई रीजन से अगर वो सोच रहे हैं कि कोविड के वजह से कभी आगे कोई बत्ती आ जाए, या फिर इतना अच्छा गोल्ड का भाव वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं। और गोल्ड, चूंकि गोल्ड अच्छा चल रहा है, तो आपको पता होगा कि सिल्वर भी जो 7-8 महीने से इंपोर्ट जिसकी 10-15 टन आ रही थी, वो पिछले महीने 70 से 80 टन आई है। तो हर तरह से जो न्यूज है वो गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मैं अपने सभी दर्शकों से ये बात आग्रह करूंगा कि गोल्ड ऑलमोस्ट बॉटम आउट यहाँ से हो रहा है, और अगले 4-5 महीने में गोल्ड में अच्छी उछाल मेरे को देखने को मिल रही है। तो जिनको भी अगर गोल्ड खरीदना है तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। कभी भी गोल्ड वापस वी शेप में ऊपर चला जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये गोल्ड खरीदने का सही वक्त है, सही मौका है। अच्छा, आप चूंकि ज्वेलर भी हैं मनोज जी, आप जरा बताएं कि ग्राउंड सिचुएशन डिमांड को लेकर क्या होने वाली है, क्योंकि पिछली दिवाली पर 52,000 से ऊपर था गोल्ड का भाव और अब 46,000 है। तो दिवाली टू दिवाली भी अगर कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 6,000 रुपये के आसपास दाम कम है, मतलब इस वक्त अगर दिवाली के आसपास भी इसी रेंज में रहे तो। और पिछले साल तो 56,000 तक भी भाव गया था, वहां से कंपेयर करें तो 10,000 रुपये सस्ता। तो डिमांड कैसी रहने वाली है?
देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो इससे ही पता चलता है। अभी इंडिया का सबसे बड़ा शो जीजेपीसी का बैंगलोर में हो रहा है, जहां पूरे इंडिया के ज्वेलर आते हैं। कम से कम 2300 यहाँ बूथें लगी हुई हैं और 18 लाख ज्वेलर यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए। लेकिन इस शो में आने से पहले ही मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स सोल्ड आउट है। एग्जीबिशन में जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो दिवाली तक शायद ज्वेलर को दे पाएंगे कि ना दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि ऑलरेडी ज्वेलर्स के पास स्टॉक सोल्ड आउट है। वो दिवाली की इतनी तैयारी कर रहे हैं जोर से, और उनको अभी माल उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। तो इससे ओवरऑल कितनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में तेजी है। डायमंड के प्राइसेस 20% बढ़ गए हैं। गोल्ड चूंकि नीचे है तो बहुत लुभावना प्राइस है। तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 साल में इतनी अच्छी दिवाली रही होगी जो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही राइट टाइम है। इनफैक्ट HOID के वजह से प्रोडक्शन डिले हो रहा है। अभी भी हॉलमार्किंग सेंटर मनोज जी 4 दिन लगा रहे हैं। जी जी हाँ नहीं तो मतलब मैं ये पिछले 10 सालों में आपकी दिवाली सबसे बेहतर होने वाली है या कंज्यूमर की? कंज्यूमर की डेफिनेटली, कंज्यूमर की भी अच्छी होगी सर। जब ज्वेलर्स की अच्छी होगी तो डेफिनेटली कंज्यूमर की वजह से होगी। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इस कोविड के बाद लोगों का जो गोल्ड के ऊपर भरोसा है, खासकर जो यंग जनरेशन है, हमारे जनरेशन जेड, उन लोगों का व्हाइट गुड्स से ज्यादा झुकाव अब गोल्ड के ऊपर आ गया है। और इसलिए, और गोल्ड के साथ साथ डायमंड भी बहुत अच्छे उछालते हैं। जितने भी ज्वेलर हैं जनरली 10 to 15% डायमंड ज्वेलरी का सेल करते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज अभी बात करेंगे लोगों से, उन लोगों की डायमंड ज्वेलरी की भी सेल में 30-35% पहुंच चुकी है। तो आई सजेस्ट एवरीवन कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड एज वेल एज डायमंड। सॉलिटायर्स की प्राइसेस अगले 6 महीने में कम से कम 20 से 25% बढ़ जाएगी। छोटे हीरे के डायमंड ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो दिस दिवाली और दिवाली के बाद भी जो मैरिज सीजन है उसमें मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे चीजों का बजट निकाल के लोग ज्वेलरी में डालने वाले हैं, और इसके वजह से ज्वेलर्स काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल रिपोर्ट बताने के लिए। लेकिन राजीव जी आप बताएं कि ट्रेडर को इस भाव पर 46,000 के आसपास गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि यहाँ से और अभी 200 रुपये तो कम से कम और गोल्ड यहाँ से गिर सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर है अराउंड 45,600-700, जो कि पिछली दफा भी जब टेस्ट हुआ था तो मृत्युंजय जी वहाँ से करीबन इसने रैली दिखाई थी 47,700-800 तक की। तो मुझे लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जो भी ट्रेडर इसमें ट्रेड करें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करें। और अभी तो रुझान जो है वो नीचे का ही दिखता है टेक्निकली भी, बिकॉज ऑल इम्पॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट के तौर पे अभी तक काम कर रहे थे पहले अराउंड 46,600 के आसपास, वो सब कल ब्रेकडाउन उन्होंने दिखाया है। उसके रहते हुए इसमें सेलिंग देखने को मिली है। अमेरिका के कल जितने भी आंकड़े आए थे वो सारे काफी इंप्रेसिव आंकड़े थे, जिसके रहते हुए डॉलर में एक अच्छी रैली देखने को मिली और उसका दबाव फिर हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला। तो लगता है कि ये दबाव थोड़ा और कंटिन्यू। ओके राजीव जी, ठीक है, तो आप कह रहे हैं दबाव कंटिन्यू रह सकता है। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर गोल्ड में फिजिकल में खरीदना चाहता हूं तो ये रेट सही है क्या? और कॉपर मैंने सेल किया है कल 724 रुपए 25 पैसे में 10 लोट, तो क्या करना चाहिए? क्या सेल किया है आपने? मैंने कॉपर सेल किया सर 724 रुपए 25 पैसे में 10 लोट। अच्छा, 724 रुपए 25 पैसे में कॉपर सेल किया है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या गोल्ड फिजिकल में लेना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब अजय जी आपका क्या होगा? देखिए मुझे लगता है, देखिए नो डाउट गोल्ड में हमने बार बार देखा है कि प्राइजेस 48 के ऊपर सस्टेन नहीं करे। बट मैं इस वक्त अगर मंथली चार्ट देखता हूं तो अप्रैल मंथ से अभी तक प्राइजेस 45,400 के नीचे कभी सस्टेन किए नहीं है। और जैसे हम फिजिकल मार्केट में डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, तो आई थिंक 45,500 के आसपास भी अगर इनको मिलता है तो फिजिकली गोल्ड लेना चाहिए।
नो डाउट जो डेटा पॉइंट का हम हवाला देते हैं तो आप ये खुद देखिए 2 महीने के अंदर बार बार में डेटा पॉइंट के अंदर काफी वेरिएशंस है, क्योंकि कोविड के चलते एक बार हम देखते हैं कि जॉब काफी ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरे वीक में देखते हैं वापस ड्रॉप आ रहा है, तो ये वेरिएशन चलता रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी आप देखिए 92 93 के बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो गोल्ड कहीं ना कहीं मुझे लगता है 45 साढ़े 45 का अच्छा रेंज है, यहाँ पे फिजिकली आप बाय कर सकते हैं। वहीं दूसरा सवाल अगर कॉपर की बात करें, नो डाउट कल के सेशन में हमने कॉपर में काफी बड़ी गिरावट देखी, बट आज एक चाइना से अपडेट आई है कि कहीं ना कहीं चाइना करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है ताकि उसका एक्सपोर्ट बूस्ट होता रहे। कल हमने कुछ मेटल सेलिंग की भी बात आते हुए देखी जिसकी वजह से कॉपर में गिरावट थी, बट आई थिंक कॉपर में शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। अगर आज प्राइसेस 725 726 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो आई थिंक वापस 735 से 740 का लेवल दिखा देगा, तो बेटर शॉर्ट अवॉइड कीजिए बेस मेटल में। ओके, तो आप करें कि शॉर्ट अवॉइड कीजिए मेटल में, ये आपकी राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अशफाक का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए गोल्ड की हमने बात की। सिल्वर का मार्केट अभी राजीव जी आपको कैसा लग रहा है? और आज के लिए अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि आज के लिए चांदी में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, तो आपका सुझाव, आपकी राय क्या है? मृत्युंजय जी, चांदी में भी कल काफी भारी गिरावट थी और कल के निचले स्तर से चांदी ने करीबन 700-800 पॉइंट की रिकवरी भी दी। मुझे लगता है फिर से वो जो सेलिंग है दोबारा से स्टार्ट नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है मुझे बाजार। एक बार वापस मुझे लगता है 60,400 60,500 का स्तर मार्केट टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ से मुझे और 400-500 रुपए नीचे दिखता है चांदी। ठीक है, सूर्या हैं आगरा से, पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। सर ये 60,000 के लेवल कब तक आ जाएंगे और 60,000 से लेके सर 70,000 के लेवल कब तक पहुंच जाएंगे? दीपावली पे 70,000 का भाव देखने के लिए मिलेगा सिल्वर में? सिल्वर में दीपावली पर 70,000 का भाव, बताइए जय जी, संभव है क्या? देखिए चांदी में अगर हम देखें कंसोलिडेशन फेज काफी बड़ा हो चुका है। अगर हम अगस्त 2020 की बात करें तब हमने जरूर 75 का भाव आते हुए देखा, बट पिछले 6 महीने के अंदर 70 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें 60,000 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नवंबर में जरूर हमने प्राइसेस में एक बड़ा फॉल देखा था जो 58 साढ़े 58,000 तक का लेवल दिखा है, तो आई थिंक प्राइसेस ये दायरे में रहेगी। 70 के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, जिस ढंग से कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल में, सोलार पैनल में, इनमें, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। बट अगर दिवाली तक की बात करें तो काफी पेसिमिज्म बन चुका है मार्केट में, एक दायरे में है, बट हाँ फिर भी हम 68 से लेकर 69,000 70 के करीब पहुंच सकते हैं। 70 तोड़ता हुआ मुझे नहीं लग रहा कि एज ऑफ नाउ कोई ऐसा बड़ा इवेंट दिखा नहीं है जो 70 तोड़ दे, तो आई थिंक 68-69,000 तक का लेवल हम दिवाली या ईयर एंड तक फिर से देख पाएंगे। ठीक है, मुरारी लाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुरारी लाल जी का है, पूछिए। हेलो, हाँ जी, हेलो जी पूछें। हाँ, तो मैं ग्वार और सोयाबीन के बारे में जानना चाहूँगा। अच्छा, ग्वार और सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी क्या आउटलुक है? ग्वार में तो आज बहुत तेज गिरावट आई है, सोयाबीन के दाम भी कम हुए हैं अक्टूबर वायदा, आप बताएं क्या आउटलुक है इन दोनों कमोडिटी पर आपका? ग्वार में मृत्युंजय जी लगता है थोड़ी और गिरावट बढ़ सकती है। बाजार जो है 5800 साढ़े 5800 के स्तर 5800 तक के स्तर और नीचे में टेस्ट कर सकता है मंडे को, थोड़ा और गिरावट लगता है। सोयाबीन मृत्युंजय जी अगर देखा जाए तो देखिए जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 6200 साढ़े 6200 के आसपास चल रहा है। 6000 मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक वो टूटता नहीं है मैं अग्रेसिव सेलिंग की इसमें एडवाइस नहीं कर सकता, और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तब वहां से फिर हम 250 रुपए की और वहां से गिरावट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर गुलाटी का है, फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, पूछिए। सर ये एल्युमिनियम के लिए आज के लिए बाय या सेल क्या व्यू है आज के लिए? एल्युमिनियम में आज क्या करना चाहिए अजय जी, क्योंकि एल्युमिनियम में करीब 1% की मजबूती है और 229 के ऊपर है अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट, क्या किया जाए सर एल्युमिनियम में अभी?
नहीं, मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में जिस ढंग से अपने सप्लाई साइड कुछ कंसर्न्स आते हुए देखा है, और साथ में चाइना के अंदर हमने देखा था कि पावर कटलमेंट के चलते पूरे बेस मेटल में तेजी आई, और एल्यूमिनियम में हमने 13 साल का हाई पे भी इंटरनेशनल में मार्केट को जाते हुए देखा। ये कंटिन्यू रहेगा। कल थोड़ा हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर जरूर बना, बट ओवरऑल मुझे लगता है इमीडिएटली 232 का टारगेट, बट ओवरऑल अगर हम एक महीने की बात करें तो आई थिंक 245 से 250 तक के भी लेवल एल्यूमिनियम में देख सकते हैं। सप्लाई कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है। डिमांड में भी हमने देखा कि जो कॉपर इंडस्ट्रीज है वो एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो रही है, तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो मुझे लगता है 245-250 तक का भी लेवल अगले एक महीने में हम एल्यूमिनियम में बनते हुए देखेंगे। ओके, तो ये रहा है आपकी एल्युमिनियम के ऊपर। क्रूड का मार्केट राजीव जी अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कच्चे तेल में हमने एक तेजी का माहौल बनता हुआ देखा था, लेकिन आज क्रूड का मार्केट दबाव में है, करीब 1% नीचे है। क्या किया जाए कच्चे तेल में? मृत्युंजय जी, 5250-60 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह अभी तक रोल प्ले कर रहा है। हमें लगता है अगर 5260 के आसपास दाम ट्रेड करते हैं तो एक खरीद का मौका रहेगा। 5220 के स्टॉप लॉस से वहां खरीदना चाहिए। हमें लगता है बाजार वापस 5340 और 5400 तक के स्तर तक वापस दिखा सकता है रैली में। ओके, तो ये रहा है आपकी क्रूड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आ रहा है, पूछिए। सोयाबीन 6400 में बाय किया है अक्टूबर में, अब इसमें क्या करना चाहिए? 6400 पर आपकी बाइंग है अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, देखिए अभी तो सोयाबीन का जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ा दायरा नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट जो है फसल का वेट भी कर रहा है, प्लस और क्यूज का भी वेट कर रहा है। तो मुझे लगता है जब तक बाजार 6000 के नीचे, मतलब 6200 तो एक सपोर्ट हो गया मृत्युंजय जी, और उससे एक नीचे क्रूशियल सपोर्ट है अराउंड 6000 का। जब तक 6000 के स्तर के नीचे नहीं ट्रेड करता है, चांसेस हैं कि इनके दाम आ जाएंगे 6400 के, और ये मुनाफे में भी बाहर आ सकते हैं। तो एक बड़ा स्टॉप लॉस जरूर है, बट उसको मेंटेन जरूर करें अराउंड 6000 का स्टॉप लॉस। ओके, अगला सवाल है हितेश का, पूछिए हितेश जी। फिजिकल सिल्वर में राय जानना है। फिजिकल लेने में इंटरेस्ट है, फिजिकल में क्या करें और कैसा रहेगा दिवाली तक? अच्छा, फिजिकल में आप चांदी खरीदना चाहते हैं। बताइए अजय जी, क्या फिजिकल में अभी चांदी खरीदना ठीक है? दिवाली तक क्या प्राइस हम देख पाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि चांदी अगर हम ब्रॉडर वे में अगर 6 महीने से देखें तो प्राइस 60 के नीचे टिक नहीं पा रही है। हमने फरवरी मार्च में जरूर देखा था 58 का एक लो लगते हुए, बट कहीं ना कहीं हायर साइड में भी हमने देखा 70-72 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही। एक चीज और है, जब आप फिजिकल में लेते हैं तो प्राइस जब भी फॉल होता है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। कल जैसे मेरी बात हो रही थी तो करीबन 2100 रुपया प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है एमसीएक्स से। तो कहीं ना कहीं अगर हम 61,000 का अभी भाव बोले तो हाजिर में 63-200 के आसपास का भाव रहेगा। तो आई थिंक 60,000-61,000 का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़िया लेवल है। दिवाली तक मुझे लगता है 68,000-69,000 तक का लेवल दिखा देगा, और अगर आप 2-3 साल का व्यू लेके चलते हैं तो डेफिनेटली चांदी में काफ़ी अच्छा एक तेजी और बन सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। और इस साल हम अगर एक नया डेटा आया जिसमें बताया जा रहा है 6.8% का प्रोडक्शन में डिक्लाइन है, ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिगर अक्टूबर मंथ से ला सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी फिजिकल में 60-61 के करीब लेके चलना चाहिए। सर जी, ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कौन? मुझे लगता है कि बेस मेटल में कल के फॉल के बाद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। बेस मेटल में पहली कमोडिटी मेरी निकल रहेगी, जहां पे 1495 या 1500 के करीब भी ले सकते हैं। ओवरऑल टारगेट मुझे लगता है 1530 का लेवल आज ही दिखा देगा। आपकी कॉल? मृत्युंजय जी, हमारी भी जो रैपिड फायर कॉल है वो बेस मेटल से ही है। जिंक में खरीदारी कर सकते हैं 257 पर, 255.50 का स्टॉप लॉस,
और 260 का टारगेट है। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि बेस मेटल में ही बने रहना चाहिए। जिंक जैसे राजीव जी ने कहा अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 260 का है, बट अगर यहाँ पे प्राइजेस सस्टेन करती तो 262 तक का भी लेवल दिखा देगी, तो बिल्कुल जिंक लेके चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।